नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, ये मेरे साथी वर्णिता वाजपेयी। आफ्ताब इस वक्त तिहाड़ जेल की सेंट्रल जेल नंबर 4 पर है, बैरक नंबर 15, और उसे बाकी कैदियों से अलग रखा गया है। उसके साथ 3 पुलिस वालों की टीम 24 घंटे तैनात है। मतलब एक पुलिसकर्मी उसके साथ 8 घंटे लगातार उसकी निगरानी के लिए रखा गया है। आफ्ताब जेल के बाहर आता है, खाना खाता है, दोबारा अपने सेल के अंदर चले जाता है। यहाँ तक कि उसने जेल के अंदर रहते हुए शतरंज अकेले खेल रहा है, दिमाग लगा रहा है, बार बार सुरक्षा कर्मियों से पूछ रहा है कि इस वक्त चुनाव में किसकी जीत हुई है। यहाँ तक कि उसने एक सुरक्षा कर्मी से ये भी कहा कि तुम पुलिस वालों में दम है तो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स ढूंढ के दिखाओ। अब उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं है। यहाँ तक कि जब भी हमने देखा कि नार्को टेस्ट या जो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जब भी उसे तिहाड़ जेल से निकालकर टेस्ट के लिए ले जाया गया अस्पताल में, तो उसके चेहरे पर टेंशन फ्री, मतलब उससे ऐसा कतई महसूस नहीं हुआ कि उसने इतने बड़े जुर्म को अंजाम दिया है। तो इसकी पीछे क्या वजह थी ये समझना पड़ेगा हमें। अब आफ्ताब तो टेंशन फ्री है, लेकिन आफ्ताब के साथ जब श्रद्धा रह रही थी तो उसे बहुत टेंशन थी। वो एक तरीके से टॉर्चर झेल रही थी, लेकिन फिर भी वो आफ्ताब के साथ क्यों रह रही थी? आफ्ताब में आखिर ऐसा भी क्या था? क्या वो इमोशनल ब्लैकमेल करता था? क्या वो चीज़ें थी जिसकी वजह से श्रद्धा उस वक्त इतना टॉर्चर झेलने के बाद, मार खाने के बाद, इतना प्रताड़ित होने के बाद भी आफ्ताब के साथ रहने को मजबूर थी? और क्या अब आफ्ताब जो टैक्टिक्स उसने श्रद्धा के साथ लगाई, क्या वही वो पुलिस वालों के साथ इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि जब भी कोई भी टेस्ट में उस जाता है, नार्को, पॉलीग्राफ, किसी भी टेस्ट में वो गया, ज़रा भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसे ये चीज़ साफ लग रही थी कि मैंने इतना परफेक्ट मर्डर किया है, या मैंने जो प्लानिंग की है वो इतनी शातिर तरीके से की है कि पुलिस वाले मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और शायद इसीलिए वो वहाँ पर जेल में रहते हुए जो वहाँ के गार्ड हैं उन लोग को ओपन चैलेंज कर रहा है, उन्हें एक तरीके से धमकी, मान लीजिए आपकी धमकी दे रहा है कि भाई अगर तुम लोग ढूंढ कर दिखा सकते हो तो दिखा लो, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम वो टुकड़े ढूंढ सकते हो, मतलब उसने खुला ये बोला है कि अगर तुम लोग श्रद्धा की बॉडी ढूंढ सकते हो तो जाओ ढूंढ कर दिखाओ। इसके अलावा कह रहा है कि मैंने श्रद्धा को मारा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये सारी चीज़ें भी सामने आई। यहाँ तक कि जब कोर्ट में उसको पेश किया गया था तो ये सामने आया था कि जज से उसके सामने उसने कहा है कि हाँ मैंने श्रद्धा को मारा, एक तरीके से कबूलनामा दिया आफ्ताब ने। अब कबूलनामे के बाद, इस तरीके से जज के सामने कबूल करने के बाद भी जो आफ्ताब है उसे किसी तरीके की सज़ा नहीं हो सकती जब तक पुलिस ये पूरी तरीके से सबूत ना पेश कर पाए कि हाँ आफ्ताब ने जो हमसे कहा कि उसने 35 टुकड़े किए, क्या सच में 35 टुकड़े किए? 40 कर दिए हो तो अगर टुकड़े किए तो टुकड़े हैं कहाँ पर? और पुलिस ने जो अब तक ढूंढा, जंगल में गए, जाकर उसका कह रहे हैं कि जबड़ा मिला, फिर कहते हैं ये हड्डी मिली, वो सारी जब चीज़ें आई तो अब तक उनका डीएनए जो रिपोर्ट आनी है वो भी नहीं आई है। रिपोर्ट आई थी कि उसकी मम्मी से, श्रद्धा की मम्मी से जो डीएनए है वो मैच हो गया, लेकिन अब तक वो भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया कि हाँ मैच हुआ भी या नहीं। तो अगर एक तरीके से समझे तो ये चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो पुलिस उन्हें उसी को प्रूव करने में लगी हुई है। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस से हमारा कहने का मतलब कि जो भी मौका वारदात से, या कहें क्योंकि इस वारदात को हुए 6 महीने बीत चुके थे, 6 महीने बाद जो साक्ष्य मिल रहे हैं पुलिस उसी को सबूत मानकर आगे केस बना रही है। यहाँ तक इस बात ये भी सामने आई थी कि जब आफ्ताब जंगल में पुलिस वालों के साथ गया तो उसने कहा कि हाँ मैंने वहाँ फेंका है हड्डी, हाँ मैंने उसकी बॉडी पार्ट्स वहाँ फेंके हैं, मैंने बॉडी पार्ट्स वहाँ फेंके हैं। लेकिन पुलिस के लिए, और उसके चेहरे पे जब वो ये चीज़ें बता रहा था तो कोई भी डर या कहीं पछतावा उसके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। वो हंसते हुए कह देता कि हाँ मैंने वहाँ पे फेंक दिया था, आप वहाँ ढूंढ लीजिए, मैंने उधर फेंका, आप उधर ढूंढ लीजिए। लेकिन ऐसा कोई पछतावा, डर कहें तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। अब क्योंकि जिस जंगल पर वो जाके बॉडी पार्ट्स फेंक रहा था वहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, भूखे जंगली जानवर रहते हैं, तो हो सकता है जिस बॉडी पार्ट्स को उसने वहाँ फेंका हो वहाँ पे लोगों या कहीं जानवरों ने उन्हें नोच खाया हो। अब जो सबसे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से आफ्ताब को इतना कॉन्फिडेंस है कि पुलिस वाले चाह कर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं, हड्डियाँ सड़ गल गई हैं, अब तक ना ही श्रद्धा का फ़ोन मिला है। जो कहा जा रहा था कि फ्रिज के अंदर उसने बॉडी पार्ट्स के काट के 35 टुकड़े काट के फ्रिज में रखे थे, फ्रिज में भी कोई खून के धब्बे नहीं मिल पाए हैं जिसे साबित किया जा सके कि ये जो खून के धब्बे हैं श्रद्धा से हैं। और जो आफ्ताब कह रहा है, जो कथित तौर पे कह रहा है कि उसने 35 टुकड़े किए हैं श्रद्धा के, वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स उसने फ्रिज में रखे, इसका कोई सबूत नहीं है। अगर आफ्ताब कल को कहे कि मैंने श्रद्धा के 100 टुकड़े किए हैं तो ये बात कैसे प्रूफ की जाएगी? कह देने भर से ये माना नहीं जा सकता। और इसी वजह से अगर कोई ठोस सबूत ना हुए तो आफ्ताब को फांसी की सज़ा भी नहीं मिल सकती है। और इसमें गौर करने वाली एक सबसे
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आफताब ने ये कबूल किया, जज के सामने भी जो रिपोर्ट्स आई थी कि हाँ मैंने श्रद्धा को मारा, वो बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा है कि मैंने गुस्से में किया। जो भी हुआ वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी, हमारे बीच लड़ाई हुई, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझे उसे मारना पड़ा। वो ये तक नहीं कह रहा, मतलब वो ये चीज़ नहीं साबित कराना चाहता कि एक तरीके से वो प्लानिंग थी। और जो पुलिस है, पुलिस को ये चीज़ प्रूव करनी है जिसके तहत जिस तरीके से उसने मारा, इतना हीनियस क्राइम किया है उसने, एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए, तो जिस तरीके से उसने मारा है पुलिस को ये प्रूव करना है कि ये प्लानिंग थी। एक साजिश के तहत आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, फिर उसके टुकड़े किए, फिर उन्हें जाकर जंगल में फेंका और अब वो उसे छुपा भी रहा है। लेकिन आफताब बार बार यही कह रहा है कि मैंने जो भी किया वो गुस्से में किया, हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ, मनमुटाव हुआ, तनाव हुआ, और फिर खबर आई थी कि श्रद्धा उससे ब्रेकअप भी करना चाहती थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो गुस्से वाली बात बार बार कह रहा है कि ताकि अगर कल को कुछ होता भी है तो वो जो सज़ा है, कत्ल की जो सज़ा है साजिश के तहत जो होती है, उससे वो बच पाए। इस चीज़ की भी पूरी कोशिश आफताब कर रहा है। अब श्रद्धा का जो मामला था, श्रद्धा पहले भी आफताब के खिलाफ कंप्लेन कर चुकी थी कि उसे आफताब के साथ नहीं रहना, लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं और श्रद्धा और आफताब फिर से एक हो जाते हैं। तो ये भी समझने वाली बात है कि आफताब ने श्रद्धा पे किस तरीके से या हावी था या किस तरह का जादू चला रखा था कि श्रद्धा उसे बिल्कुल छोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन जो सबसे जो बड़ा मुद्दा है पुलिस के सामने कि वो कैसे साबित करे कि आफताब ने जंगल में जाकर टुकड़ों को फेंका। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है कि जब वो जंगल की ओर जा रहा होगा तो उसका फ़ोन उस वक्त ऑन होगा, तो क्या फ़ोन के IP एड्रेस या मैक एड्रेस से उसका या लोकेशन ट्रेस करके पता नहीं लगाया जा सकता कि वो कब कब कहाँ गया था? अगर वो देर रात जा रहा है तो कभी ना कभी तो हुआ होगा कि अपने साथ वो फ़ोन लेकर गया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ तक कि जब श्रद्धा को उसने मौत के घाट उतारा तो उसके बाद भी श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव थे। यहाँ तक कि श्रद्धा के अकाउंट से लगातार आफताब बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कर रहा था जिसकी OTP श्रद्धा के फ़ोन में आ रहे थे। तो श्रद्धा का फ़ोन पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। तो सोचिए किस कदर ये जो आफताब है इतना शातिर है कि उसने फ़ोन को गायब कर दिया, हर चीज़ वहाँ से गायब कर हटा दी है। अब पुलिस को सीधे तौर पर चैलेंज कर रहा है कि दम है तो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स ढूंढ के दिखाओ, क्योंकि मैंने अपना क्राइम कर दिया है, तुम्हारे में दम है तो करके बताओ। अब ये प्लानिंग वाली बात यहाँ से पूरी तरीके से फिट बैठती है, पूरी तरीके से साबित होती है, क्योंकि अगर किसी लड़की का कत्ल किया गया, उसके बाद पुलिस फ़ोन ढूंढ रही है उस लड़की का कहाँ पे है, और वही फ़ोन वो कातिल जिसने कत्ल किया उसको मारने के बाद यूज़ कर रहा है, OTP आ रहा है, सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, और उसके बाद फ़ोन वो कहाँ ऐसे गायब कर देता है कि पुलिस को फ़ोन नहीं मिला। पुलिस यहाँ तक कि मुंबई में भी जाके तलाश लेती है, उसका घर तलाश लेती है, हर कहीं तलाश लिया लेकिन फ़ोन नहीं मिला। और कहा गया कि हमें हथियार मिल गए, पुलिस ने दावा किया कि हमें हथियार मिल गए। कहा गया था कि आरी से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए, लेकिन अब खबर ये भी सामने आ रही है कि जो चाइनीज़ चॉपर होता है उससे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए हैं। आफताब क्या कहना है कि उसने चाइनीज़ चॉपर से टुकड़े किए हैं। तो जो पुलिस ने सबूत भी ढूंढा है, जो आरी, चाकू, जो भी पुलिस को अब मिला है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुए, क्या वो सही हैं, क्या वो सही में वही हथियार हैं, या फिर उसी जो हम बार बार कह रहे हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति के हिसाब से जो एविडेंस मिलते चले गए, ये वो है। तो ये भी अभी तक नहीं एक तरीके से प्रूव है कि हाँ वही वाले हथियार हैं, या फिर जो परिस्थिति के हिसाब से पुलिस ढूंढती जा गई, उन्हें मिलते गए, कोई यहाँ मिल गया, फ्रिज के अंदर कुछ मिल गया, किचन में मिल गया, तो ये वो वाले हथियार हैं। तो ये भी अभी तक साबित नहीं हुआ है। मान लीजिए जो हड्डियां अभी तक पुलिस को मिली हैं जंगल से, और क्योंकि श्रद्धा के पिता ने एम्स अस्पताल में अपना DNA भी दिया है, और उसी DNA से उन हड्डियों का मूल्यांकन किया जाएगा। मान लीजिए उन हड्डियों का मूल्यांकन या कहें DNA श्रद्धा के पिता से मैच नहीं होता है, तो ये कैसे साबित होगा कि आफताब ने जो वहाँ पे बॉडी पार्ट्स फेंके हैं वो श्रद्धा के ही हैं? तो पुलिस उसके बाद क्या इसे हत्या का केस मानेगी या श्रद्धा के मिसिंग केस मानेगी? क्योंकि सीधे तौर पर आपको तो अभी तक बॉडी पार्ट्स मिले नहीं, तो ये सीधे तौर पर मिसिंग केस चले जाएगा बजाय हत्या का। और पूरी तरीके से उलझ भी सकता है, क्योंकि अगर सभी ने फॉलो किया होगा आरुषि केस, हम सब ने फॉलो किया था आरुषि केस, तो अगर उस टाइम पे दो डेड बॉडीज़ थी, सोचिए उसमें तो बॉडीज़ भी मिल गई थी, यहाँ तो बॉडी मिल नहीं रही है, वहाँ पर बॉडीज़ थी लेकिन उसके बाद भी आज तक नहीं पता आरुषि को किसने मारा है। यहाँ तक कि कोई क्लियरेंस नहीं है। कमरा है, 2 से 3 लोग ही हैं, 2 बॉडी मिलती हैं, हथियार भी बरामद हो जाते हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं होती। लोग भी मिल जाते हैं कि जिनका नार्को किया जाता है, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, उनके पेरेंट्स ही हो गए, फिर कृष्णा कन्हैया उन्हें भी बुलाया जाता है, उन सब का भी होता है। मतलब सामने आरोपी भी दिख जाते हैं जिनको पुलिस मानकर चलती है कि ये आरोपी हैं। इसके अलावा आपको डेड बॉडीज भी मिल गई, वो हथियार भी मिल गया, वहाँ तो सबूत भी होते हैं, खून जा रहा है पूरी स्टेयर्स तक, लेकिन उसके बाद भी केस अब तक उलझा हुआ है, कोई क्लियरेंस नहीं है। तो सेम श्रद्धा का केस भी वैसे उलझ तो नहीं जाएगा क्या? आफताब भी वैसे एक टाइम आएगा, हम सुन रहे होंगे 5-6 साल बाद, अभी चलो चल रहा है, फिर ट्रायल चलेगा,
चलेगा, फिर पता लगा हम भी लोग भी पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, या हम लोग भी खुद ही हो सकता है हम लोग रिपोर्ट छाप रहे हो कि हाँ आफ्ताब भी बरी हो गया है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, जो नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट ये तब करवाया जाता है जब पुलिस के पास पुख्ता एविडेंस नहीं होते हैं आरोपी के खिलाफ। और मान लीजिए कोई भी बॉडी पार्ट्स का टुकड़ा मिल जाता या कहीं से भी किसी भी और तरीके से साबित हो जाता कि ये आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया है, तो उस एविडेंस को नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट से ऊपर रखा जाता। तो मतलब पुलिस के पास भी अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं आफ्ताब के खिलाफ। तो आफ्ताब के खिलाफ कोर्ट में क्या बताया जाए कि आफ्ताब ने खुद मान लिया कि उसने 35 टुकड़े कर दिए, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ना कोई साक्ष्य मिल रहे हैं। हाँ, जब हमने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया तो आफ्ताब ने मान लिया कि उसने गुस्से में कर दिया, लेकिन बॉडी पार्ट्स कहाँ हैं, वो चाकू कहाँ है, खून के धब्बे कहाँ हैं। अगर मान लीजिए श्रद्धा का कत्ल हुआ है तो किस वक्त, कैसे और क्यों हुआ है, कब काटा गया, कब बॉडी पार्ट्स फेंका गया, इसका कोई सबूत तो होना चाहिए ही। जब तक ये सबूत नहीं होंगे आफ्ताब फांसी के फंदे से कोसों दूर रहेगा।